प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनप्रतिनिधियों से राष्ट्रहित में एकजुट होने का किया आह्वान। भारत के 16वें राष्ट्रपति के लिए आगामी 18 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए नई दिल्ली से निर्वाचन सामग्री आज शाम रायपुर पहुंचेगी। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को अपने घरों में तिरंगा फहराने को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान शुरू करेगी। और आज मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा का पर्व। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनप्रतिनिधियों से राष्ट्रहित में एकजुट होने का आह्वान किया। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विधायकों को आम लोगों से जुड़े मुद्दों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है, लेकिन यह भारत के लिए कर्तव्यों की सदी भी है। उन्होंने कहा कि हमें अगले 25 वर्षों में नए भारत के सुनहरे लक्ष्य तक पहुंचना है। श्री मोदी ने कहा कि हमारे कर्तव्य हमें इन लक्ष्यों तक ले जाएंगे, इसलिए ये 25 वर्ष देश के लिए कर्तव्य पथ पर चलने के वर्ष हैं। ये जो विकास हो रहा है, ये सिर्फ एक नारा बोलने के लिए नहीं है, ये हमारी निष्ठा का प्रमाण है, हमारी नीयत का प्रमाण है, हमारे परिश्रम का प्रमाण है। बीते 8 वर्षों में हमें उनको सशक्त किया है जिनको पहले सिर्फ राजनीतिक नारों में समेट दिया गया था। वो गरीब, वो आदिवासी, वो दलित, वो पिछड़ा, वो हमारी बहनें बेटियों, जिनका नंबर हमेशा सबसे अंत में आता था, वो आज हमारी सरकार के लिए पहली पंक्ति में है, हमारी प्राथमिकताओं में पहले पायदान पर है। वो क्षेत्र जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, हम उनको आगे लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारत के 16वें राष्ट्रपति के लिए आगामी 18 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए नई दिल्ली से निर्वाचन सामग्री आज रायपुर पहुंचेगी। सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिनेश त्रिवेदी और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार अग्रवाल मतपेटी, मतपत्र और अन्य सामग्री लेकर रात 7:45 बजे के नियमित विमान से माना स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेंगे। दोनों अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति चुनाव के लिए उपयोग होने वाली मतपेटी के लिए भी विमान में डिजिग्नेटेड एयर टिकट आरक्षित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतपेटी की सुरक्षा के लिए उसे चेक इन बैगेज में रखने की मनाही है। रायपुर विमानतल पहुंचने पर मतदान सामग्री को राज्य पुलिस के द्वारा एस्कॉर्ट करते हुए विधानसभा भवन स्थित स्ट्रांग रूम तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। इन्हें मतदान के लिए निर्धारित तिथि 18 जुलाई तक मतदान प्रारंभ होने के पहले तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन परिसर में मतदान केंद्र स्थापित किया गया है, जहां राज्य के 90 विधानसभा सदस्यों के लिए मतदान की व्यवस्था की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष अनुमोदन से अन्य राज्यों के निर्वाचक भी इस मतदान केंद्र में अपना मत डाल सकेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसदों के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य मतदान करते हैं। इस निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मान में एकरूपता और समतुल्यता प्राप्त करने के लिए संसद तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य जितने मत देने के हकदार हैं, उनके मान का अवधारणा करने के लिए प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर आधारित एक फार्मूला तैयार किया गया है। इस निर्वाचन में एक सांसद के मत का मूल्य 700 है, जबकि छत्तीसगढ़ के विधायकों का मत मूल्य 129 है। राष्ट्रपति पद के लिए 2 दावेदार द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा हैं।
केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को अपने घरों में तिरंगा फहराने को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान जल्द शुरू करेगी। संस्कृति मंत्रालय यह अभियान आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू करेगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज समूचे राष्ट्र के लिए गर्व का प्रतीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान में इस अभियान को स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य भारतीयों को हर जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे के साथ न केवल व्यक्तिगत जुड़ाव को दर्शाता है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है और यह पर्व आध्यात्मिक और शैक्षिक गुरुओं को समर्पित है। इस अवसर पर लोग अपने उन गुरुओं को याद करते हैं जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद ने उनके जीवन को दिशा दी। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद इस अवसर पर अपना पहला प्रवचन दिया था। भगवान बुद्ध ने सारनाथ से बोध गया की यात्रा की थी और पूर्णिमा के दिन अपना प्रवचन दिया। आज के दिन भगवान बुद्ध के अनुयायी उनकी पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि आज के दिन सभी अनुकरणीय गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, जिन्होंने लोगों के जीवन को प्रेरित किया और शिक्षित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्व देता है। उन्होंने आशा जताई कि गुरुओं के आशीर्वाद से भारत नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर भी लोगों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने भगवान बुद्ध की महान शिक्षा का स्मरण किया और न्यायपूर्ण और करुणामयी समाज के लिए उनके प्रबुद्ध दृष्टिकोण को अपनाने की वचनबद्धता दोहराई। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि गुरु का किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमें जीवन में गुरु के दिखाए मार्ग से सफलता मिलती है। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। गुरु जीवन में अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की रोशनी लेकर आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुओं द्वारा दी गई अमूल्य शिक्षा को जीवन में उतारकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी। पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी। पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका समाचार में। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने बस्तर जिले के बालीकोटा गांव में इंद्रावती नदी के तट पर केंद्र सरकार की योजना अमृत मिशन के तहत इंटरसेप्टर सीवर नेटवर्क और 25 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। इस मौके पर श्री टुडू ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति का सतत निरीक्षण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार की अमृत मिशन योजना के अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो यहां बनाया गया, इसमें लगे बोर्ड में कहीं भी केंद्र सरकार के कार्यों का उल्लेख नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि इस बोर्ड को तुरंत बदले और इसमें केंद्र सरकार के नाम का उल्लेख किया जाए। सरकार का जो अमृत मिशन, इस योजना के अंतर्गत जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ बनाया गया, इसका जो बोर्ड, इसमें कई ठीक से उल्लेख नहीं है कि ये भारत सरकार ने किया है। इसलिए आपके माध्यम से राज्य सरकार को मेरा आग्रह, ये बोर्ड को तुरंत चेंज किया जाए और भारत सरकार का नाम वहाँ उल्लेख किया जाए। श्री टुडू ने जिला कार्यालय जगदलपुर के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आजादी के 75 साल पूरे होने पर नागपुर रेलवे मंडल के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इन दिनों आजादी के अमृत महोत्सव को पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल द्वारा राजनांदगांव में बुलेट रैली निकाली गई और आरपीएफ की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया गया। रैली की शुरुआत नागपुर रेलवे स्टेशन से की गई, जो 25 छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों से गुजरते हुए राजनांदगांव पहुंची। इस दौरान स्कूली बच्चों ने तिरंगा लहराकर रैली का स्वागत किया। लोगों को पर्यावरण और स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। आरपीएफ के निरीक्षक प्रशांत कुमार ने बताया कि नागपुर रेलवे मंडल से रेलवे सुरक्षा बलों के 5 बुलेट में 10 लोगों की टीम द्वारा बाइक रैली की शुरुआत की गई है। ये इसी के उपलक्ष्य में अलग अलग टाइप की हमारी गतिविधियाँ चल रही, जिसमें वृक्षारोपण, सफाई अभियान और अपना जल महोत्सव के तौर पर अपने यात्रियों को जल सेवा की जा रही है। यात्रियों को जल, जरूरतमंदों को जो भी भोजन, मिठाइयाँ ऐसे उत्सव के रूप में मनाए जा रहे हैं। आरपीएफ के निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि बाइक रैली के दौरान लोगों को आरपीएफ की उपलब्धियों की जानकारी दी जा रही है। सर, यह रैली आरपीएफ द्वारा, नागपुर डिवीजन ACCR द्वारा ये आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तौर पर मनाते हुए यह नागपुर डिवीजन के 25 छोटे बड़े स्टेशनों से होकर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करते हुए और आरपीएफ की उपलब्धि को बताते हुए बच्चे स्कूलों में बच्चों को, पब्लिक को मिठाई बांटते हुए या जोन जाएगी बिलासपुर से फिर कुछ सेलेक्ट होकर हैदराबाद, दिल्ली तक जाएगी। बाइक रैली शहर के विभिन्न मार्गों और चौक चौराहों का भ्रमण करने के बाद रसमड़ा स्टेशन के लिए रवाना हुई। बाइक रैली का समापन बिलासपुर स्टेशन में होगा। इसके बाद हैदराबाद से दिल्ली तक पुनः बाइक रैली निकाली जाएगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 199 करोड़ 12 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 3 करोड़ 76 लाख से अधिक 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.49% हो गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ में कल 385 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1900 हो गई है। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 3.05% है। कोरोना से बचाव के लिए राज्य में टीकाकरण अभियान जारी है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 19 लाख 62 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में इन दिनों मानसून की सक्रियता से व्यापक वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान बीजापुर और सुकमा जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अति भारी से चरम भारी वर्षा तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के राजनांदगांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, बालोद और बस्तर जिले में कुछ एक स्थान पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा नारायणपुर,
कोंडागांव, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, रायपुर और दुर्ग जिले में भी 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने के आसार हैं। इस बीच बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग में तेज बारिश के कारण अनेक नदी नाले लबालब हो गए हैं। धमतरी जिले में बारिश के बाद खेतों में पानी भर गया है, जबकि दुर्ग जिले में मोंगरा जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।